हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परिभाषित प्रपोजल के बारे में। और प्रपोजल को अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि प्रपोजल क्या होता है, इसके ऊपर क्या क्या केस लॉ है, प्रपोजल कैसे पूरा होता है। आइए देखते हैं केस लॉ के माध्यम से कि प्रपोजल क्या होता है, प्रस्तावना क्या होता है। तो द मेन बेसिक एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें जो हम लोग अभी पहला पढ़ने जा रहे हैं वो प्रपोजल होता है। प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस आता है, एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन उसके बाद कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि उसके संविदा करने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आइए देखते हैं प्रपोजल। तो जैसा कि बात किया गया है कि प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में दिया गया है, उसमें इसका निर्वचन किया गया है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रपोजल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he said to make a proposal। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक व्यक्ति when one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything, यानी कि वह अपने आशय को कुछ करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए यह अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, विद व्यू टू, और इस उम्मीद में, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, उस व्यक्ति का जो है हम सहमति प्राप्त करें, टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, यानी कि उस कार्य या प्रवृत्ति के लिए जो है उसकी हम सहमति प्राप्त करें। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो यह कहा जाता है कि उसके द्वारा प्रपोजल किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रपोजल। तो आइए देखते हैं ये क्या एसेंशियल एलिमेंट है प्रपोजल के लिए। Then the first essential element of the proposal is one person signifies to an other, यानी कि एक व्यक्ति संज्ञापित करता है, दूसरा his willingness to do और abstain from doing anything, यानी कि ऐसी इच्छा जाहिर करता है उसके सामने कि वह कुछ कार्य करे या कुछ कार्य करने से अपने आप को प्रवृत्त रखे, with a view to obtaining the assent of that other, और इस इच्छा के साथ वह अपनी जो है मनसा जाहिर कर रहा है उस व्यक्ति के सामने कि वह उस कार्य, उस प्रवृत्ति के लिए अपनी एसेंट दे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टू सिग्निफाई मीन्स दैट द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, यानी कि जो वह प्रस्ताव किया गया है वह जिसे किया जा रहा है वहाँ तक उसकी बात पहुँचनी चाहिए। दैट द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है, अ वैलिड प्रपोजल मे बी मेड बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, यानी कि जो प्रपोजल बनाया जा रहा है वह शब्दों के माध्यम से बनाया जा सकेगा। वह चाहे तो बोले गए शब्द हो सकते हैं, चाहे तो लिखे गए शब्द हो सकते हैं, और बाय कंडक्ट, और वहाँ उसकी आचरण से भी जो है प्रपोजल का दिया जाना माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेपिंग इनटू टैक्सी, यानी कि आप कोई टैक्सी है, कोई बस जा रही है, उसमें आपका चढ़ जाना, उसमें बैठ जाना, जाके किसी होटल में जा रहे हैं आप, वहाँ जाकर खाना खाते हैं, कंज्यूमिंग एटेबल्स एट अ रेस्टोरेंट, बोथ क्रिएट इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे,
यानी कि इन दोनों केसेस में जो है आपने कंडक्ट के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ऐसा प्रपोजल दे दिया है, ऐसा मंशा अपना जाहिर कर दिया है कि यदि आप टैक्सी का उपयोग करते हुए कहीं जा रहे हैं, बस का उपयोग करते हुए कहीं जा रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप जो भी उसका दाम होगा उसे पे करेंगे, उसका भुगतान करेंगे। तो ये कंडक्ट के द्वारा आपका प्रपोजल माना जाता है। केस लॉ देख लेते हैं कंडक्ट के ऊपर जो है। अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल, 1942 का केस है। अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। तो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ फायर ब्रोक आउट इन डिफेंडेंट फार्म, यानी कि डिफेंडेंट के फार्म पर आग लग जाती है, बिलीविंग दैट ही वॉज एंटाइटल्ड टू द फ्री सर्विस ऑफ अपटाउन फायर ब्रिगेड, ही समन्ड इट। और उसे ऐसा विश्वास रहता है कि अपटाउन फायर ब्रिगेड की तरफ से उसकी आग को फ्री में, यानी कि निःशुल्क बुझाई जाएगी। इस विश्वास के साथ वह अपटाउन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है। अपटाउन फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, उसके फॉर्म में लगी आग को बुझा देते हैं। इसके बाद अपटाउन वाले उससे पैसा मांगने लगते हैं, क्योंकि वह एरिया जो है उनके निःशुल्क सर्विस में नहीं आती थी। Uptown claimed compensation for its service. In this case, the court held that the service were rendered on an implied promise to pay for work. चूँकि फॉर्म के मालिक के द्वारा उसे खुद बुलाया गया था, इसलिए जो है कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया, यह डिसाइड किया गया कि यहाँ जिसकी आग को बुझाई गई है वह बाउंड है कि वह उसका भुगतान करे। इसलिए जो है वहाँ पार्टी को यह आदेश दिया गया कि जो भी उनका खर्चा आ रहा है अपटाउन फायर ब्रिगेड वालों का, वह उसे पे किया जाए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, क्योंकि ऑफर प्रपोजल के लिए जिसे किया जा रहा है उसे कम्युनिकेट होना बहुत ही आवश्यक है। यदि कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, उसकी संसूचना उस व्यक्ति को नहीं जा पाती है जिसके लिए वह ऑफर बनाया गया है, तो उस दशा में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कि जिस व्यक्ति को ऐसा प्रपोजल बनाया गया है, जब उस व्यक्ति के नॉलेज में ऐसा प्रपोजल आ जाता है, तब यह कहा जाता है कि प्रपोजल पूर्ण हुआ, यानी कि प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाती है, उसके ज्ञान में आ जाती है जिसे वह बनाया गया है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी at a certain price. The communication of the proposal is complete when B receives the letter. यानी कि एक व्यक्ति है जो एक निश्चित कीमत पर घर बेचने की प्रस्थापना करता है, अपने घर को बेचने का प्रपोजल करता है। तो इस प्रपोजल, इस प्रस्थापना की संसूचना उस वक्त पूरी हो जाती है जब जिसे वह प्रपोजल कर रहा है, यदि लेटर के माध्यम से कर रहा है, तो उस प्रपोजल से संबंधित लेटर, पत्र उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तब जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पूर्ण हो जाता है। केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को। लीडिंग केस है इंपॉर्टेंट, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 का केस है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल के लिए क्या व्यू अपनाया गया कोर्ट के द्वारा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 का केस है। इन दिस केस द डिफेंडेंट ऑफर्ड टू पे 501 रुपीज बाई हैंडबिल्स टू एनीवन डिस्कवरिंग द लॉस्ट बॉय, यानी कि जो कोई व्यक्ति उसके खोए हुए बच्चे को वापस खोज लेता है, वह उसे जो है 501 रुपये
रिवॉर्ड देने की, इनाम देने की घोषणा करता है। The servant of the defendant came to know of this offer only when he had already dressed the missing child। यानी कि एक उसका सर्वेंट नौकर गया हुआ था उस बच्चे को ढूंढने के लिए। वह जब बच्चे को ढूंढ लिया, वह आ गया, तब उसे ऐसे इनाम की जानकारी हुई कि इस बच्चे को खोज लेने पर 501 रुपये का इनाम दिया जाना था। एंड ही हैड इन्फॉर्म द डिफेंडेंट। तो जब उसने अगली पार्टी को खोज के बच्चा दे दिया, बच्चा देने के उपरांत उसे ज्ञात होता है कि इस बच्चे को ढूंढ निकालने के लिए 501 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, तब जो है वो मुकदमा लाया कि हमें वो रिवार्ड जो 501 रुपये तय की गई थी बच्चे को खोजने के लिए, वह दिया जाए। हिज एक्शन टू रिकवर द रिवार्ड वॉज फेल्ड। कोर्ट में इस मुकदमे को निस्तारित करते हुए मतलब ये कहा गया कि नहीं, नौकर जो है, सर्वेंट, यहाँ इंटाइटल नहीं है उस रकम को पाने के लिए। लॉजिक ये दिया गया कि प्रपोजल जब बनाया गया कि जो कोई व्यक्ति इस बच्चे को खोज देगा उसे 501 रुपया इनाम दिया जाएगा, उस वक्त वह सर्वेंट, वह नौकर उस बच्चे को खोजने के लिए निकल पड़ा था। और जब वह बच्चे को खोज के ला दिया, मालिक को दे दिया, तब भी उसे ऐसे इनाम की जानकारी नहीं थी। तो लॉजिक ये दिया गया कि जब प्रपोजल की जानकारी ही नहीं थी तो उसका एक्सेप्टेंस, उसका प्रतिग्रहण कैसे हो सकता है, यानी कि प्रपोजल कम्युनिकेट ही नहीं हो पाया था उनको। इसलिए जो है इन्हें उस रिवार्ड के लिए इंटाइटल नहीं ठहराया गया और यह कहा गया कि वह 501 रुपये जो इनाम की राशि थी उसे पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रपोजल प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण नहीं हो पाई थी। अगला केस है विलियम्स वर्सेस कार्बरडाइन का, 1833 का केस है। तो आइए देखते हैं कि विलियम्स वर्सेस कार्बरडाइन के केस में क्या हुआ था। In this case, the wife gave the information regarding the murderers of her husband, for which information reward was fixed। यानी कि इसमें एक पत्नी के पति की हत्या हुई थी और हत्यारों के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम घोषित किया गया था कि जो कोई उन हत्यारों के बारे में जानकारी देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। वाइफ ने बता दिया कि उसके पति के हत्यारे कौन हैं। जब वाइफ के द्वारा क्लेम किया गया उस इनाम की राशि को पाने के लिए, तब अथॉरिटीज़ के द्वारा यह कहा गया कि यह तो ऐसे ही बताते हैं अपने पति के हत्यारों को, तो उन्हें इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए कि इनको रिवार्ड दिया जा सके। मतलब अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि चूंकि इनके पति की हत्या हुई थी, इसलिए यह तो खुद ही बताते हैं कि मेरे पति की हत्या इन लोगों के द्वारा की गई थी, इसलिए जो है इन्हें उस इनाम पाने वाले व्यक्ति को कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि सूचना इनकी तरफ से आई है तब जो है इन्हें इनाम नहीं दिया जाना चाहिए। In this case, the court held that the reward, in this case, the court held that the wife is entitled to recover the reward। यानी कि इसमें जो है कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि नहीं, वाइफ जो है रिवार्ड पाने की हकदार है। वह किस मोटिव से काम कर रही है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वह आपके इनाम देने की घोषणा के फर्दरेंस में सूचना दी है, इसलिए जो है वह हकदार है कि आप उसे इनाम दें। तो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द wife is entitled to recover the reward। अगला केस हम लोग देखते हैं, सीन completely forgetting the proposal। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, जो प्रपोजल के बारे में जानकारी थी उसे पूरी तरीके से भूल चुका था, तब देखा जाए कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस माना जाएगा या नहीं। यानी कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल का एक्सेप्टेंस जो प्रपोजल के बारे में पूरी तरीके से भूल गया है, उसे कोई जानकारी नहीं है। आर वर्सेस क्लार्क
1927 1927 का केस है। इस माध्यम से हम लोग इसे समझते हैं। In this case, the acceptor had once known the proposal but had completely forgotten the proposal at the time of its acceptance। यानी कि एक समय ऐसा था जब उस व्यक्ति को प्रपोजल के बारे में जानकारी थी, लेकिन जिस वक्त उसके द्वारा प्रपोजल का एक्सेप्टेंस किया गया उस वक्त उस प्रपोजल के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, वह भूल चुका था। He would be in no better position than a person who had not heard of the proposal at all। तो इस केस में कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि वैसे व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल का एक्सेप्टेंस जो पूर्ण तरीके से प्रपोजल के बारे में भूल चुका है, वह किसी भी तरीके से उन लोगों से बेहतर सिचुएशन में नहीं है जिन्हें कि प्रपोजल के बारे में कभी कोई जानकारी ही नहीं थी। तो यहाँ जो है प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं माना गया वैसे व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल का एक्सेप्टेंस जो उस प्रपोजल के बारे में पूर्णतया ज्ञान को भूल चुका था, उसे प्रपोजल की कोई जानकारी नहीं थी, भूल चुका था। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रपोजल क्या होता है, उसके ऊपर क्या कुछ इम्पॉर्टेंट केस ला हैं। अभी हम लोग आगे भी प्रपोजल को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर सीरीज में। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।